हेलो एवरीवन, दिस इज दिलबाग वर्मा। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल साहित्य स्टडी यूजीसी नेट क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नियो क्लासिकल एज के एक और फेमस डायरिस्ट जोनाथन स्विफ्ट के बारे में। जोनाथन स्विफ्ट एक बहुत ही फेमस डायरिस्ट हुए हैं इस एज की। मेरे पर्सपेक्टिव से अगर मैं बताऊं तो आपको कि ये जो जोनाथन स्विफ्ट है, ये मैं मानता हूं कि ये सबसे बड़े स्टाइलिस्ट थे। पहले मैं अलेक्जेंडर पोप के बारे में ऐसा सोचता था कि अलेक्जेंडर पोप ही इस एज के सबसे बड़े स्टाइलिस्ट हैं, बट जब मैंने जोनाथन स्विफ्ट के वर्क्स को पढ़ा तो अब मुझे लगता है कि जोनाथन स्विफ्ट कहीं ज्यादा बड़े स्टाइलिस्ट हैं अलेक्जेंडर पोप से। अलेक्जेंडर पोप जो है वो पर्सनली स्टाइल लिखते थे, किसी भी पर्सन पे वो स्टाइल लिखते थे। लेकिन अगर हम बात करें जोनाथन स्विफ्ट की, जोनाथन स्विफ्ट ने सोशल जो इविल्स हैं उन पे और पॉलिटिकल जो इश्यूज हैं, यानी कि मोस्टली जो इनके हैं वो गवर्नमेंट पे, यानी कि उस टाइम पे जो रूल करती थी गवर्नमेंट, उसके ऊपर ये स्टायर लिखा है। काफी सारे स्टायर्स ऐसे लिखे हैं। इनके जो मोस्टली वर्क्स हैं वो किसी एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए नहीं लिखे गए हैं, वो एक तरह से स्टायर ही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी थोड़ी सी पर्सनल लाइफ के बारे में बात कर लेते हैं। जोनाथन स्विफ्ट जो है वो आयरलैंड में पैदा हुए थे और इन्होंने काफी सारे अलग अलग पेन नेम यूज किए हैं, क्योंकि स्टायर लिखे हैं, गवर्नमेंट के अगेंस्ट लिखे हैं, तो इन्होंने अपना नाम पब्लिश नहीं किया, उसमें एक स्यूडोनेम यूज किया है। काफी सारे स्यूडोनेम यूज किए हैं जोनाथन स्विफ्ट ने, जैसे कि एम्बी ड्रेपर है और लेम्यूल गुलिवर है, इजाक बिकरस्टाफ, इस तरह के पेन नेम इन्होंने यूज किए हैं। ये क्वेश्चन पहले पेपर में आ चुका है कि इजाक बिकरस्टाफ जो है वो कौन से राइटर ने एज ए पेन नेम यूज किया है। तो ये है जोनाथन स्विफ्ट। तो ये एंग्लो आयरिश राइटर हैं, एसेइस्ट हैं, पॉलिटिकल पैम्फलेटियर हैं और पोएट हैं, और एक बड़े स्टायरिस्ट भी हैं। ही इज नोन फॉर बीइंग मास्टर ऑफ टू स्टाइल ऑफ स्टायर। अब इन्होंने स्टायर लिखने के लिए दो तरह के स्टाइल को यूज किया है, एक है होरेसियन स्टायर और एक है जुवेनिल स्टायर। वैसे बेसिकली तीन तरह के स्टायर होते हैं, होरेसियन स्टायर, जुवेनिल स्टायर और मैनिपियन स्टायर। जो होरेसियन स्टायर है वो रोमन एक स्टायरिस्ट है, होरेस। ठीक है, इनके नाम पे इसका नाम पड़ा है होरेसियन स्टायर, जिसमें कुछ सोशल इश्यूज को दिखाया जाता है और लाइट हार्टेड जिसमें ह्यूमर होते हैं, जैसे कि गुलिवर्स ट्रेवल। गुलिवर्स ट्रेवल जो है वो होरेसियन स्टायर का एग्जांपल है। उसके बाद है जुवेनिल स्टायर, नेम्ड आफ्टर रोमन स्टायरिस्ट। ये एक रोम के स्टायरिस्ट थे, जुवेनिल। ठीक है, ये जुवेनिल स्टायर का नाम पड़ा है इस जुवेनिल के नाम पे, रोमन स्टायरिस्ट के नाम पे। इसमें सोशल इविल जैसे स्कोम, आउटरेज, सेविज, रिडिक्यूल, इस तरह की चीजों को दिखाया जाता है। ठीक है, जैसे कि सोशल इश्यूज हैं। एक बहुत ही फेमस एक नोवेल है एनिमल फार्म, इसमें भी सोशल जो इविल्स हैं उनको दिखाया गया है। इसको लिखा है जॉर्ज ऑरवेल ने। ठीक है, आर्थर एरिक ब्लेयर नाम है उनका, जॉर्ज ऑरवेल पेन नेम यूज किया है उन्होंने। ये एनिमल फार्म उन्होंने लिखा है। ये एक तरह का एग्जांपल है जुवेनिल स्टायर का। और एक स्टायर होता है मैनिपियन स्टायर। मैनिपियन स्टायर जो किसी की मेंटल एटीट्यूड पे अटैक करते हैं उसको बोलते हैं मैनिपियन स्टायर। इसका बेस्ट एग्जांपल है मैकफ्लेक्नो। थॉमस सैडवेल पे अटैक किया गया है, मैकफ्लेक्नो लिखा है जॉन ड्राइडन ने। तो ये तीन स्टायर हैं, तीन स्टाइल होते हैं स्टायर के, इनके नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, लेकिन जोनाथन स्विफ्ट ने दो तरह के स्टाइल को यूज किया है, एक है होरेसियन स्टायर और दूसरा है जुवेनिल स्टायर। ठीक है, अब इनका एक वर्क है ए टेल ऑफ टब, 1704 में ये लिखा गया था, इसकी डेट इंपॉर्टेंट है। तो इसमें तीन भाई हैं, पीटर, मार्टिन और जैक। ये अलग अलग जो सोसाइटी है, जैसे कि रोमन कैथोलिक चर्च है, पीटर इसमें रिप्रेजेंट करता है रोमन कैथोलिक चर्च को, और जैक रिप्रेजेंट करता है, ये जॉन कैल्विन है, whom Swift also concerned to John of Leyden represent the various dissenting Protestant church। पीटर रिप्रेजेंट करता है रोमन कैथोलिक चर्च को, सेंट पीटर है ये। और इसमें जो जैक है ये रिप्रेजेंट करता है रोमन कैथोलिक प्रोटेस्टेंट को, जो प्रोटेस्टेंट चर्च होते हैं, एंग्लिकन चर्च है, उनको रिप्रेजेंट करता है। और जो मार्टिन है ये मार्टिन लूथर के नाम पे है, मार्टिन लूथर को रिप्रेजेंट करता है। द वाया मीडिया ऑफ द चर्च ऑफ इंग्लैंड, ये एंग्लिकन चर्च को रिप्रेजेंट करता है। ये ऊपर वाला जो है ये प्रोटेस्टेंट चर्च को रिप्रेजेंट करता है, जो जैक है वो। ठीक है, ये तीन भाइयों की स्टोरी है, इस तरह से कहानी में ये चीजें दिखाई गई है। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट जो इनका वर्क है ड्रेपियस लेटर।
ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपको टाइटल याद करना है, लेकिन डेट इनकी सबकी याद करनी है क्योंकि जोनाथन स्विफ्ट से डेट कभी भी पूछी जा सकती है पेपर में। अब उसके बाद आता है द मॉडेस्ट प्रपोजल। ये जो स्टायर है, आई थिंक ये स्टायर इंग्लिश लिटरेचर का सबसे बड़ा स्टायर है, सबसे खतरनाक स्टायर है, क्योंकि इसमें इस तरह की चीजें ही इस तरह की बातें की है जोनाथन स्विफ्ट ने। ठीक है, तो वो अभी मैं डिस्कस करूंगा। पहले इसका फुल टाइटल देख लो, ए मॉडेस्ट प्रपोजल फॉर प्रिवेंटिंग द चिल्ड्रन ऑफ पुअर पीपल फ्रॉम बीइंग ए बर्डन टू देयर पेरेंट्स ऑफ और कंट्री एंड फॉर मेकिंग देम बेनिफिशियल टू द पब्लिक। इसमें यही सारी बातें की है जोनाथन स्विफ्ट ने कि जो छोटे बच्चे हैं उनको किस तरह से आप उनका फायदा उठा सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि सोसाइटी में उस टाइम पे जो ये आयरलैंड है ये अधीन था इंग्लैंड के, और इंग्लैंड के जो लीडर थे यानी कि जो भी रूलर थे वो बहुत ज्यादा क्रूअल थे सोसाइटी को लेके, छोटे छोटे बच्चों को लेके, ठीक है, जो भी वुमेन है उनको लेके, तो उनके साथ ये बुरा व्यवहार करते थे। इसलिए अपने इस गुस्से को जाहिर किया है इस द मॉडेस्ट प्रपोजल में जोनाथन स्विफ्ट ने। ठीक है, तो इसकी थोड़ी सी समरी मैं आपको बता देता हूं। इसमें जोनाथन स्विफ्ट ने बोला है कि जब हम आयरलैंड में बाहर निकलते हैं, सड़कों पे देखते हैं, अपनी गाड़ी के दरवाजों से देखते हैं, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे मिलते हैं जो भीख मांगते हुए दिखाई देते हैं। एक वुमेन होती है, उनके पास 2-2 4-4 बच्चे होते हैं, वो भी इसी तरह से भीख मांगते हैं। तो ऐसे काफी ब्रीफ में इन सोसाइटी के कंडीशन को दिखाया है उसने, और इसके बाद उसने अटैक किया है इंग्लैंड की जो गवर्नमेंट है, यानी कि इंग्लैंड आयरलैंड पे उस टाइम पे रूल कर रही थी। तो इसने बताया कि बहुत सारे मैंने टाइम लगाया है, इस पे रिसर्च की है मैंने काफी टाइम तक, तो मैंने इसका एक प्रॉपर सॉल्यूशन निकाला है। इसका परमानेंट सॉल्यूशन अब तक नहीं था, बट जो मैं आज बताने जा रहा हूं इस ऐसे में, इस शायर में, वो एक परमानेंट सॉल्यूशन हो सकता है। जैसे ये बच्चे घूम रहे हैं, तो उसने सजेस्ट किया है गवर्नमेंट को कि तुम, अब देखो इनडायरेक्टली वो क्या बोलना चाह रहे हैं कि तुम रोजगार इनको प्रोवाइड नहीं कर सकते, इसलिए बच्चे क्या है, क्राइम करना सीख गए हैं, चोरी करना सीख गए हैं, भीख मांगना सीख गए हैं। तो इनका एक परमानेंट सॉल्यूशन ये है कि तुम ऑलमोस्ट जो अब आयरलैंड में 2 लाख के आसपास कपल है, तो इन कपल्स में 1,20,000 के आसपास वो कपल है जो एक तरह से जिनको आप बेच सकते हैं। ठीक है, उसमें से 20,000 मान लो अगली जनरेशन को चलाने के लिए रख लिया है। 1 लाख ऐसे कपल हैं जिनके बच्चे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, दूध पीते हुए बच्चे, उनको जो गवर्नमेंट है या फिर जो इनके पेरेंट्स हैं वो बेच सकते हैं, ताकि इनको चोरी ना करनी पड़े, भीख ना मांगनी पड़े। क्योंकि अब उसने ये बताया कि मेरा एक अमेरिकन कोई फ्रेंड है, उसने बताया है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनका मांस, उनका जो फ्लैश है वो बहुत ज्यादा टेस्टी होता है, तो इसलिए मार्केट में इनकी अच्छी कीमत मिल सकती है। ये बच्चे भीख नहीं मांगेंगे, ये क्राइम नहीं करेंगे। ठीक है, इसलिए इनसे हम इस तरह के काम तो करवा नहीं सकते छोटे छोटे बच्चों से, जैसे कि खेती कर लेंगे या फिर कंस्ट्रक्शन का काम कर लेंगे या फिर और दूसरे काम है वो कर लेंगे, तो ये छोटे बच्चे तो ऐसा नहीं कर सकते। ये इनको भीख मांगना जो है, इनके पेट के लिए भीख मांगते हैं, काम नहीं कर सकते। तो इनका एक ही परमानेंट सॉल्यूशन है कि इन बच्चों को कसाई से कटवाकर जो अमीर लोग हैं उनको बेचा जाए, ताकि इनके अच्छे दाम मिल जाए। और फिर जो कपल है, यानी कि जो मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, वो क्या करेंगे, अपनी जो वाइफ है उनको भी प्यार से रखेंगे, क्योंकि वो एक तरह से बच्चे पैदा करने की जो मशीन है उस तरह से काम करेंगे कि ये वुमेन को ट्रीट किया जाएगा कि ये बच्चे पैदा करने की मशीनें हैं, उनको मारा पीटा नहीं जाएगा। तो एक अपना एक तरह से प्रॉफिट ढूंढेंगे वो, और इस तरह से वुमेन की भी कंडीशन अच्छी हो जाएगी, पेरेंट्स को अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा, बाजार में पैसा रिलीज होगा, तो मार्केट में पैसा आएगा, जिससे जो आयरलैंड की इकोनॉमी काफी अच्छी हो जाएगी। तो देखो इस तरह से इनडायरेक्टली ये कितना, मतलब ये दिखाना चाहता है कि इंग्लैंड की जो गवर्नमेंट है वो कितनी क्रूअल थी। छोटे छोटे बच्चे भूखे मर रहे थे, लोग हैं उनके पास काम नहीं था, और जो ये लोग काम इनसे करवाते थे तो ये फ्री में काम करवाते थे, इंग्लैंड वाले इनको पैसा नहीं देते थे, इसलिए वो भूख मर रहे थे और भीख मांगनी उन्होंने शुरू कर दी थी। तो इस तरह से इनडायरेक्टली जो कंडीशन थी आयरलैंड में वो दिखाने की कोशिश की है, और एक बहुत ही बड़ा स्टायर है, एक स्टायर किया है इंग्लैंड की गवर्नमेंट पे और इंग्लैंड के लोगों पे, यानी कि जो व्हाइट लोग थे उन पे जो रूल कर रहे थे, ठीक है, उनके ऊपर ये स्टायर लिखा गया है। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट स्टायर है, कई बार यहां से क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि इस स्टायर को आप अच्छे से डिटेल में पढ़ लें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इनका वर्क आता है गुलिवर्स ट्रैवल। इसको 1726 में पब्लिश किया गया था, और ये जो नॉवेल है ये
पहली नोवेल कंसिडर की जाती है इंग्लिश लिटरेचर में। और भी काफी सारी नोवेल हैं जिनको फर्स्ट नोवेल बोला जाता है, जैसे कि जॉन बनियन का द पिलग्रिम प्रोग्रेस है, और डैनियल डेफो का रॉबिन्सन क्रूसो है, और एक नोवेल और भी है सैमुअल रिचर्डसन की पैमेला, उसको भी फर्स्ट नोवेल कंसिडर किया जाता है इंग्लिश लिटरेचर में। ठीक है, ये काफी सारी ऐसी नोवेल हैं जिनको एक तरह से इन्होंने कुछ ये प्रीकर्सर बनी है आने वाली जो नोवेल है उनके लिए, तो इनको फर्स्ट नोवेल ही कंसिडर किया जाता है इंग्लिश लिटरेचर में। इसका कंप्लीट टाइटल है ट्रेवल इनटू सेवरल रिमोट नेशन ऑफ द वर्ल्ड। ये 4 पार्ट में है, इसमें अलग अलग 4 जगह पे जाता है। ये जो इसमें मेन कैरेक्टर है लेम्यूल गुलिवर, जो काफी जगह पे चार जगह पे अलग अलग अपनी वॉयज करता है ये, और वॉयज के ड्यूरिंग क्या होता है इसके साथ इस वर्क में गुलिवर्स ट्रैवल में दिखाया है। ये भी एक तरह से ये किसी कोई एंटरटेनमेंट के लिए नहीं लिखा, ये भी एक स्टायर ही है। तो इसमें पहले ये एक सर्जन था, ठीक है, लेकिन इसको सर्जन बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। ये जो है अपनी काफी सारी ट्रैवल्स करना चाहता था, बहुत अलग अलग जगह पे ये जाना चाहता था। तो इसका सपना था कि मैं पूरी दुनिया में घूमूं, अलग अलग जगह पे जाऊं। तो इसलिए इसने सर्जन वाला काम छोड़ के ये एक बन गया था सेलर, ठीक है, कैप्टन बन गया था, और बहुत सारी शिप्स पे ये गया, और कई जगह पे इसकी शिप्स रैक हो गई, कहीं किसी ने लूट लिया, कहीं स्टॉर्म की वजह से जो डिस्ट्रॉय हो गया। तो अलग अलग एक्सपीरियंस इसने अपना शेयर किया है। जो फर्स्ट पार्ट है ए वॉयज टू लिलीपुट, ये सबसे पहले जाता है एक जगह पे लिलीपुट नाम की जगह पे। इसमें ये जब पहुंचता है तो ये खुद को कहां पे मिलता है, एक जगह है लिलीपुट नाम की, उस लिलीपुट नाम की जगह पे ये खुद को मिलता है, बेहोश पड़ा है ये, और इसके चारों तरफ बहुत सारे लोग हैं छोटे छोटे। कितने बड़े लोग हैं वो, सिर्फ 6 इंच के, ठीक है, 6 इंच के लोग हैं ये। जितने भी जैसे कि छोटे छोटे लोग होते हैं ना, फिल्मों में बहुत सारी मूवीज इस पे बन चुकी है, फिल्मों में दिखाया जाता है, बिल्कुल ही इतने इतने से लोग होते हैं वो। तो लिलीपुट ये कंट्री है इनकी, तो इसको ये अच्छे से ट्रीट करते हैं, तो बदले में ये भी अच्छे से ट्रीट करता है। पहले इसको ये बांध के रखते हैं, बट बाद में इसको रिलीज कर देते हैं। फिर इसको किंग जो है लिलीपुट का किंग, उसके पास लेके जाया जाता है। और लिलीपुट जो है वो उनका एक नेबर कंट्री थी, वो उन पे रूल करना चाहते थे, तो इसको उसके लिए यूज करते हैं। ये गुलिवर्स को भेज देते हैं। पहले तो ये उनका जो शिप्स होता है वो खींच के ले आता है, जिसमें उनके हथियार वगैरह थे। तो बाद में इसको बोला जाता है कि तुम दूसरी जो इनकी कंट्री थी उसका नाम था ब्लूफस्को, यहां पे लिखा होगा मैंने कहीं, ये रहा। तो ब्लूफस्किडियन जो है वो इनके लोग थे, तो वो इनको बोलता है कि तुम मेरी हेल्प करो, वो किंग बोलता है लिलीपुट वाला कि तुम मेरी हेल्प करो कि इन लोगों को हम गुलाम बना ले। तो इस चीज के लिए गुलिवर उनको मना कर देता है कि मैं ऐसा काम नहीं करूंगा, ये गलत काम है। तो फिर ये जो किंग है ये उनको, जो इनके जो सोल्जर होते हैं, इनको वो ऑर्डर देता है कि तुम तीर चलाओ, छोटे छोटे तीर होते हैं उनके पास, और इसको अंधा कर दो, ठीक है, ये ऑर्डर देता है। लेकिन जो दूसरी नेबरिंग कंट्री वाले हैं वो उसको किसी शिप में बैठा के रवाना कर देते हैं, वो वहां से भगा देते हैं। इस तरह से वहां से बच के ये आ जाता है वापिस। उसके बाद फिर ये दोबारा जाता है अपनी शिप पे, और वो शिप भी उसकी स्टॉर्म की वजह से जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, और ये फिर खुद को पाता है एक जगह पे, ए वॉयज, ये ब्रोबडिंग नेक नाम की जगह है, वहां पे ये जाता है। तो अब ब्रोबडिंग नेक में क्या मिलता है इसको, जैसे पिछली जर्नी थी उसमें इसको छोटे छोटे लोग मिलते हैं। अब जिस जगह पे ये गया था वहां पे ये खुद छोटा है, और लोग हैं वहां पे 72 फीट के, 22 मीटर, 72 फीट आप अंदाजा लगा सकते हैं। एक बिल्डिंग होती है ऑलमोस्ट 7 या 8 मंजिल जो बिल्डिंग है, उसके जितने बड़े बड़े लोग थे, ठीक है। घास जो है, जो घास फूस होते हैं, वो उनको खंभों के जितने लंबे जो घास फूस थे वो दिखते हैं, इतने बड़े बड़े, एक पेड़ के जितने, ठीक है। तो इसमें ये सबसे पहले ये मिलता है किसको, एक फार्मर है इसमें, वो अपने घर पे ले आता है इसको। उस फार्मर की एक बेटी है ग्लूमडलक्लिच, ग्लूमडलक्लिच ये नाम है इसका, ये नाम पेपर में पहले पूछा जा चुका है। यहाँ पे आके ये गुलिवर जो है ये बीमार हो जाता है, और इसकी केयर करती है फिर ये ग्लूमडलक्लिच। तो अब वहां पे आने के बाद जो इसमें क्वीन होती है, तो वो क्वीन उस फार्मर से इस गुलिवर को खरीद लेती है एंटरटेनमेंट के लिए। तो काफी टाइम तक वो वहां पे रहता है, उससे एंटरटेन करते हैं। तो अब उसको रखा जाता है कहाँ पे, एक ट्रैवलिंग बॉक्स में। उसके लिए छोटे छोटे घर बना दिए हैं, एक छोटा सा बॉक्स बनाया है जिसमें वो सो जाता है, वहीं पे वो रहता है।
तो एक दिन क्या होता है, एक ईगल उसको उठा के ले जाती है, एक चील उठा के ले जाती है उस बॉक्स को और समुद्र में छोड़ देती है। फिर वो जो बॉक्स है किसी शिप में कुछ सेलर आए थे उनको मिल जाता है और वो वापस उसको इंग्लैंड ले आते हैं। ये है इसकी दूसरी स्टोरी पे। अब ये थर्ड पार्ट में जाता है, दोबारा फिर एक बार फिर ये अपनी वॉयज को शुरू करता है। इस बार कुछ पायरेट्स होते हैं, वो इसके शिप के ऊपर अटैक करते हैं। तो वहां से फिर ये जाता है वॉयज टू लापुटा। पहले लापुटा नाम की जगह पे जाता है, फिर बालनी बारबी नाम की जगह पे, फिर लोग्नैक पे, और फिर ग्लबडबड्रिप और जापान। जापान से होते हुए ये वापस इंग्लैंड में आ जाता है। तो यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इसमें ये क्या देखता है, जब इसको रेस्क्यू किया जाता है फ्लाइंग आइलैंड पे पहुंचता है। ये लापुटा जो है वो फ्लाइंग आइलैंड है, एक उड़ता हुआ आइलैंड है। तो वहां पे ये जाके देखता है कि ये जो किंगडम है, यानी कि इस राज्य के जो लोग हैं वो ज्यादातर आर्ट ऑफ म्यूजिक, मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी में ज्यादा बिलीव रखते हैं, ठीक है, ना कि किसी भी अच्छे प्रैक्टिकल कामों में। तो ये लापुटा के कस्टम्स को देखता है, ठीक है, वहां जो रिबेल हो रही है उस तरह की चीजों को वो देखता है। फिर उसके बाद ये बालनी बारबी नाम की जगह पे जाता है और उसके बाद फिर अगली जगह पे ये विजिट करता है लेगेडो नाम की जगह पे। ये एक एकेडमी है बालनी बारबी में। और उसके बाद ये पहुंचता है मेल्डोनाडा, ये मेन पोर्ट है बालनी बारबी का। ए वेट टू ट्रेडर हु कैन टेक हिम टू जापान, जो उसको वहां से, वो एक ट्रेडर होता है, वो जापान में ले जाता है। तो इसमें आपको एक यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फ्लाइंग आइलैंड कौन सा है, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। फ्लाइंग आइलैंड का नाम है लापुटा इसमें, ठीक है। आपको पेपर में इस तरह भी पूछा जा सकता है कि कौन सी जो वॉयज थी जिसमें वो एक फ्लाइंग आइलैंड पे पहुंचता है, ठीक है। उसके बाद हाँ, इसी में ये कुछ एक घोस्ट मिलते हैं, उनसे मिलता है ये इस थर्ड पार्ट में ही। और वो घोस्ट किसके हैं, कुछ हिस्टोरिकल फिगर हैं, जैसे कि जूलियस सीजर है, ब्रूटस, होमर, अरिस्टोटल, रेने डिकार्ड्स एंड पियर गैसेंडी। इन के घोस्ट अपीयर होते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है कि कौन सी जो वॉयज है उसकी, उसमें कुछ हिस्टोरिकल फिगर है उनके घोस्ट अपीयर होते हैं। तो ये भी आपको अच्छे से याद करना है कि ये थर्ड जो वॉयज है उसमें है, राइट। उसके बाद ये वापस लापुटा होके जापान होके इंग्लैंड पहुंचता है। अब फोर्थ जर्नी अपनी शुरू करता है, ए वॉयज टू द लैंड ऑफ हाइनहाइम्स। ये हाइनहाइम्स नाम की जगह पे ये चौथी अपनी जर्नी में जाता है। तो इस पे ये वहां पे क्या मिलता है कि ये जो आइलैंड है इस पे हॉर्सेस बहुत ज्यादा है, ठीक है, इसमें हॉर्सेस हैं। और जो लोग हैं वहां पे वो याहू लोग हैं। याहू ये एक तरह से जंगली टाइप के लोग हैं। और घोड़े यहाँ पे बोलने वाले घोड़े हैं, उन घोड़ों से ये बातचीत करता है, ठीक है। तो काफी टाइम तक वो यहाँ पे रहना चाहता है, लेकिन ये भी कुछ याहू के जैसा ही अपीयर होता है और इसको अच्छी खासी नॉलेज है। तो इसको वहां से भगा दिया जाता है, ठीक है, ताकि ये वहां पे रूल ना कर पाए, कुछ उन पे डोमिनेंट ना हो जाए, इसलिए वहां से इसको भगा दिया जाता है हाइनहाइम्स नाम की जगह से, ठीक है। तो ये याहू है, इस पे जो semblance of the region is in danger of civilization and commands him to swim back at the land to came from, ठीक है। ये जहां से भी आया है वहां पे वापस जाने के लिए इसको मजबूर कर दिया जाता है और वहां पे इसको वापस भेज दिया जाता है। तो इसको वापस कौन लेके आता है, एक पुर्तगीज शिप है वहां और उसमें एक कैप्टन होता है पेड्रो डे मेंडेस, वो इसको वापस लेके आता है, वो वापस इंग्लैंड में छोड़ देता है इसको, ठीक है। और वापस आके इंग्लैंड में जब ये वापस आता है तो आने के बाद ये अपनी फैमिली से दूर हो जाता है और कुछ घोड़े पाल लेता है, उनके बीच में ही ये मोस्टली अपना टाइम स्पेंड करता है, ठीक है। इसके साथ ये स्टोरी खत्म होती है, ये नॉवल यहाँ पे एंडिंग है इस नॉवल का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है इनका द बैटल ऑफ ए बुक 1704 में है ये। तो इसको ए टेल ऑफ टब, इट इज ए शॉर्ट स्टायर बाय स्विफ्ट पब्लिश्ड एज ए पार्ट ऑफ, ये एक पार्ट है ए टेल ऑफ टब का ही, जो हमने पहले डिस्कस किया था, एल्गोरिकल मोक हीरोइक वर्क है ये। इसको सेट किया गया है रॉयल लाइब्रेरी में, और रॉयल लाइब्रेरी और सेंट जेम्स लाइब्रेरी, ठीक है। ये क्वेश्चन पहले नेट के एग्जाम में आ चुका है। इसके दोनों ऑप्शन सही किए थे एनटीए ने, रॉयल लाइब्रेरी और सेंट जेम्स लाइब्रेरी, ठीक है। ये दोनों आंसर आएंगे इसके। तो ये याद रखना कहां पे इस वर्क की सेटिंग रखी गई है,
ठीक है। और इस वर्क में एक इंपॉर्टेंट चीज और है, जोनाथन स्विफ्ट ने एक फ्रेज यूज किया है, स्वीटनेस एंड लाइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेज है स्वीटनेस एंड लाइट। बाद में इस फ्रेज को 1869 में एक बुक लिखी है मैथ्यू आर्नोल्ड ने, कल्चर एंड अनार्की। इसमें इसको दोबारा से यूज किया है मैथ्यू आर्नोल्ड ने, यानी कि मैथ्यू आर्नोल्ड ने इसको पॉपुलर किया है, लेकिन कोइन किसने किया है इस फ्रेज को? जोनाथन स्विफ्ट ने। कौन सी बुक में किया है? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द बैटल ऑफ द बुक्स में। ठीक है। एन ऐसे इन कल्चर एंड अनार्की, ये ऐसे है पॉलिटिकल एंड सोशल क्रिटिसिज्म का, वेयर स्वीटनेस एंड लाइट स्टैंड्स फॉर। स्वीटनेस एंड लाइट का मतलब क्या है? ब्यूटी एंड इंटेलिजेंस, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट जोनाथन स्विफ्ट। इंपॉर्टेंट राइटर है नेट के एग्जाम के लिए, सेट के एग्जाम के लिए, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो इंग्लिश लिटरेचर से रिलेट करता हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हमारे साथ जुड़े रहें। बी सेफ, स्टे कनेक्टेड, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।